बच्चों लास्ट टर्म पे हमने आप लोगों को बता दिया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, तो हेलोजन्स के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन करना था तो हमने मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स का आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ। टेट्राहेलाइड के बाद एक टर्म हम लोग और भी पढ़ते हैं बेटा, और वो पढ़ते हैं किसका? मिक्स्ड हेलाइड का। ठीक है ना, किसका पढ़ेंगे? मिक्स्ड हेलाइड का पढ़ते हैं हम लोग। मिक्स्ड हेलाइड वो होते हैं जिनमें हम लोग देखते हैं क्या कि अलग अलग हेलोजन एक साथ आ सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स डिफरेंट हेलोजन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं व्हेन डिफरेंट halogens are present in molecules, then it is called mixed halide। ठीक है, क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड हेलाइड बोला जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे तो मिक्स्ड हेलाइड में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत पहले एक एग्जाम्पल था और आप लोग आज भी उसको जानते हो, CFCS। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? CFCS क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अगर देखा जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? इसी को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रियॉन 1,2। ठीक, फ्रियॉन 1,2 ये नाम हम लोग दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स्ड हैलाइड क्यों बोला? मॉलिक्यूल जो है ये मीथेन था, मीथेन से पहले हमने 2 हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाया और फ्लोरीन लगाया। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन और फ्लोरीन 2 अलग अलग हेलोजन एक ही मॉलिक्यूल में आ गए कि नहीं आ गए? तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? हमने इसका नाम दे दिया मिक्स्ड हैलाइड। ठीक है, क्लियर? अब आप लोगों को पता ही होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कैसा होता है? रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, एयर कंडीशनर्स में या फ्रिज में। ठीक, रेफ्रिजरेंट होता है जो कूलिंग करता है। और तो और अगर देखा जाए तो ये ओजोन डिप्लीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तुरंत वहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या होता है? अलग हो जाता है, और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल जा करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। ठीक, तो ओजोन डिप्लीशन के लिए ये देखा जाए तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी ओजोन डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बच्चों जो एक डिस्कशन और आता है जो हम लोगों को यहीं पर करना है, उसको हम लोग इंट्रोडक्शन में ही रख सकते हैं। ठीक है ना, और वो क्या है कि कुछ अनसैचुरेटेड हमारे पास में क्या होते हैं? अगर देखेंगे तो हमारे पास में कुछ अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है ना, और वो अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स, या हम बोल सकते हैं क्या? एल्किल हैलाइड। अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स में कौन कौन से आ जाएंगे? चलिए ज़रा देख लेते हैं अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स में। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से आ जाए? जैसे सबसे पहले आता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लग गया X। उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर क्या? CH2 डबल बॉन्ड आ गया CH और ये आ गया CH2X। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो ये आ गया CH3, ये आ गया CH डबल बॉन्ड, ये आ गया CH और ये इधर आपने ले लिया CH2X आ गया। ठीक है ना, अभी इन तीनों को आप लोग जानते हो। चलो मैं इनके नाम बता देता हूँ। इनके नाम जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। और नाम क्या है? पहले नंबर पे जब आप देखते हो तो इसका नाम जो हो जाएगा ये है तुम्हारा विनाइल। ठीक है बेटा, क्या नाम हो जाएगा? बोलो, विनाइल क्लोराइड या विनाइल हैलाइड। अभी मैंने X लगाया है तो आप इसको विनाइल हैलाइड बोलोगे। ये जो है ये क्या कहलाएगा? एलाइल हैलाइड। ठीक है, ये एलाइल हैलाइड आपके सामने है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? क्रोटाइल हैलाइड है। इनको हम पहचानेंगे कैसे? ये विनाइल है, एलाइल है, क्रोटाइल है, इनके पीछे आप देखिए लॉजिक भी है।
सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी है जो कि इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या कि कभी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप लोग फार्मूला लगाते हो sp3 माइनस पाई। ठीक है, भूलना नहीं किसी को, ये फार्मूला आप लोग लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। sp3 माइनस पाई यानी जितने पाई बॉन्ड्स होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, sp3 यानी इस 3 में से माइनस कर देंगे, और जितना आ जाएगा वहाँ पर वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे सपोज दैट अब आप देखिएगा यहीं पर, इसमें से जब आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने जो CH2CHX लिखा हुआ है, तो इसमें देखिएगा बच्चों, ये जो तुम्हारे सामने कार्बन है इसमें एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड है और ये कैसा है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर दोनों पर ही एक एक पाई बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 माइनस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, sp2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो यार, sp2 आ जाएगा। तो जब sp2 एडजेसेंट कार्बन है यानी आस पड़ोस के कार्बन है, उनमें से किसी एक sp2 पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा करके अगर हम हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो यही हमारा कहलाता है विनाइल ग्रुप। क्या कहलाता है, विनाइल ग्रुप। अब हेलोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, विनाइल हैलाइड। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आ जाइए, इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। sp3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई की जगह 0 हो गया। तो जब एडजेसेंट कार्बन sp2 हो और उसके बगल में एक कार्बन sp3 वाला हो और उस sp3 वाले से X ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, तो X ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अब आप इसे कहोगे क्या, एलाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप। sp2 अगल बगल हुए, उसके बगल में क्या हुआ, sp3 कार्बन हुआ, और उसी sp3 कार्बन पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हेलोजन लगा दें तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये रिप्लेस्ड यानी फ्री वैलेंसी का ग्रुप तो एलाइल होगा। हेलोजन लग गया तो क्या हो गया, हैलाइड हो गया। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका बोलो यार, एलाइल हैलाइड हो जाएगा। ये समझ चुके हो आप लोग। दूसरी बात, क्रोटाइल कब बोलेंगे, यहाँ पर देखो यार, ये जो क्रोटाइल बोल रहे हो ना, तो इसमें आपका X ग्रुप लगा हुआ है। इससे पहले जरा देखिएगा, ये वाले कार्बन कैसे हो गए, sp2 हो गया, ये वाला कैसा हो गया, sp2 हो गया, ठीक है ना। sp2 के बगल में ये देखो sp3 है, sp2 के बगल में ये कैसा है, sp3 है, ठीक। दोनों sp3 में से किसी एक sp3 पर फ्री वैलेंसी हो तो ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, क्रोटाइल, ठीक है। और यहाँ पर जब हेलोजन लग जाएगा तो पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्रोटाइल हैलाइड हो जाएगा। अच्छा, एक बात और यहीं पर आप लोगों को देखनी है, जैसे आप लोग ये देखते हैं C6H6 हुआ, तो नाम सभी को पता होगा, ये क्या होता है, बेंजीन, या इसी को हम लोग एक नाम और भी देते हैं, फीन बोलते हैं। बेंजीन को ही क्या बोलते हैं, फीन बोलते हैं। क्लियर है ना, दोनों नाम याद रखिएगा, बेंजीन एंड फीन। मैंने यहीं पर क्या किया, इसको एक फ्री वैलेंसी दे दी यानी C6H5 दे दिया, तो अब इसका नाम जो होता है वो क्या हो जाता है, फेनिल हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फेनिल। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिल। क्या बोलेंगे, एरिल बोलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब जरा देखिएगा यहीं पर बच्चों, जब एरिल आपने देखा तो यहाँ पर आपके सामने C6H5 है, ठीक है ना। इसको आपने दो नाम बताया, मैंने कहा इसको आप बोल सकते हैं फेनिल भी और इसको आप बोल सकते हैं एरिल भी। क्लियर हो गया ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर जब मैंने इस C6H5 के साथ में X लगा दिया तो देखो यार, पहली बात तो इसका नाम आप दे सकते हो क्या, इसका नाम हो जाएगा क्या, एरिल हैलाइड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड, या इसका नाम आपने क्या दे दिया, हेलो एरीन बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोल दिया, हेलो एरीन। अभी बताओ इन दोनों में कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं नजर आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर X की जगह तुम्हारा जो भी मन करे जोड़ सकते हो, तुम्हारा मन करे फ्लोरीन जोड़ दो, तुम्हारा मन करे क्लोरीन जोड़ दो, तुम्हारा मन करे ब्रोमीन जोड़ दो, तुम्हारा मन करे तो आयोडीन जोड़ दो। हाँ, एस्टेटिन नहीं जोड़ना है, क्यों, पता चला तुम कहो ये भी तो हैलोजन फैमिली में है। हाँ, माना हैलोजन फैमिली में है, लेकिन यह रेडियो एक्टिव होता है जिसका यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन था, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आपको याद भी रखनी है। अब जरा यहीं पर देखिएगा, मैं आपको कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। जैसे ये हमारे सामने बेंजीन बना, यहाँ पर मैंने लगा दिया F,
तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्या नाम हुआ, फ्लोरोबेंजीन हो गया। क्लियर। यहीं पर अगर हम लोग इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पर Cl लगा दें, तो नाम क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद अगर यहीं पर हम क्या लगा दें, बोलो यार, ये हमारे पास में है, हम लगा दें Br, तो नाम हो जाएगा क्या इसका, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर। अगर यहीं पर हम इस तरीके का ये रिंग स्ट्रक्चर बना करके आयोडीन लगा दें, तो नाम सभी को पता होगा क्या होता है, आयोडोबेंजीन हो जाता है। क्लियर हो गया ना। अब इसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो तो बताओ भाई। इस तरीके से आप नाम भी लिख सकते हो और आपके पास में कंपाउंड्स भी होगा। तो अब आता है जो आपका मेन डिस्कशन स्टार्ट होता है बच्चों, और वो मेन डिस्कशन हमारे सामने क्या है, प्रिपरेशन मेथड का, जिसका आपको भी इंतज़ार होगा कि प्रिपरेशन मेथड कब शुरू किया जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस इसमें आएंगी और यहाँ पर जो रिएक्शंस आएंगी तो हम लोग इसमें कन्वर्जेंस भी देखेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग आपकी हो जाएगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे हम लोग बनाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और क्या बनाना है हम लोगों को, यहाँ पर एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो देखो यार, आपने अगर अभी तक काफ़ी सारे यूट्यूब पर भी लेक्चर देखे होंगे, हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे जो हों कई सारे टीचर्स से भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, तो बुक्स आपके पास होंगी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्या यूनिक तरीका क्या है इसमें यूज़ करें, ठीक है ना। कह दो सर आपके पढ़ाने में ऐसा यूनिक तरीका क्या है, सारे लोग एक ही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से पढ़ते थे। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग ये तरीका फॉलो करते हैं कि हम किसी का भी प्रिपरेशन आपको बताएंगे तो स्टार्टिंग एल्केन से होगी। जैसे देखो यार, हमें आपको पढ़ाना है क्या, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड पढ़ाना, पहले आप समझ लीजिए कि हमें एल्किल हैलाइड पढ़ाना है, इसका प्रिपरेशन बताना है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा एल्केन से, कि कैसे हम एल्केन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। चलो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड यहीं पर आ जाएगा, हमारे पास में एल्कीन है और एल्कीन से हमको बनाना है एल्किल हैलाइड, ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड यहीं पर है, हमारे पास है एल्काइन और हमें एल्काइन से जाना है एल्किल हैलाइड की तरफ। चौथा जो मेथड होगा और वो होता है एल्किल हैलाइड ही। यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड से, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड आप जब बनाते हो तो यहीं पर मेथड का जो नाम आता है, मैं आप लोगों को बता दूं उसका नाम क्या दिया जाता है। उसका नाम दिया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसकी दो मेन रिएक्शन भी हैं नेम वाली, और वो रिएक्शन क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। और वो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में आप लोग दो पढ़ते हो, हालांकि देखा जाए तो ये दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी हैं। एक नेम रिएक्शन जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो स्वार्ट्स रिएक्शन, और दूसरी होती है फिंकल स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, ये यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि 4 मेथड हो गए। अभी देखिएगा, इसी में मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मेथड बताऊंगा। पांचवा तरीका जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है कि अल्कोहल से, ठीक है ना, अल्कोहल से किस तरीके से हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। अल्कोहल के बाद छठवां जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो छठवां मेथड क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन से कौन सा मेथड होता है। उसके बाद अगर देखोगे तो एल्डिहाइड कीटोन के बाद यहीं पर हम आपको बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एल्किल हैलाइड की, और फिर अगर देखोगे तो एमीन से कैसे करोगे एल्किल हैलाइड की। तो देखो यार, टोटल कितने हो गए 6, और ये आ गया 7, ये आ गया 8, और एक और भी है साइनाइड से। आप देख सकते हो कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा चार्ट क्यों आपको बना करके दिया, ऐसा चार्ट मैंने इसलिए बना के दिया भाई साहब, क्योंकि जब हम एल्केन से बताएंगे तो एल्केन से डायरेक्टली भी मेथड बताएंगे और इनडायरेक्टली मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में कैसे, जैसे सपोज दैट मैंने स्टार्ट किया एल्कीन से, ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो यार एल्कीन से तुमको बनाना है और क्या बनाना है एल्किल हैलाइड, ठीक।
तो एल्कीन से बनाने का जो मेथड आपने देखा एल्किल हैलाइड का, वो एक तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक हम लोग डायरेक्ट मेथड समझ लेंगे कि एल्कीन में HCl का, HBr का, HI का, इनका हमने एडिशन कराया और एडिशन करा करके क्या बना लिया एल्किल हैलाइड। तो ये तो डायरेक्ट मेथड होगा। अब इनडायरेक्ट मेथड जैसे क्या हो सकता है यहाँ पर, इनडायरेक्ट मेथड ये हो सकता है कि एल्कीन से हम कन्वर्ट करेंगे एल्केन और एल्केन से फिर आएंगे एल्किल हैलाइड। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास है एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल से एक मेथड तो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, कैसा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, PCl5 से रिएक्शन, SOCl2 से रिएक्शन, PCl3 से रिएक्शन, ठीक है ना, I2 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, अभी डिटेल डिस्कशन इनका करेंगे। लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। इसमें अगर हम कहें कि आप इनडायरेक्ट मेथड लगाइए, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या, एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हो तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक। तो एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो एल्कीन में और फिर एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो एल्केन में, ठीक। और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हो तो बनता है क्या है, एल्कीन। जब एल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन कराने पर ये चेंज हो जाता है एल्केन में, एल्केन से फिर बन गया एल्किल हैलाइड। एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराया तो बन गया एल्कीन और फिर आपने क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड। तो ये हो गया कन्वर्जन। तो ये यूनिक मेथड है कि यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड बताऊंगा, यानी कि एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा और बाकी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, दोनों एक साथ कवर होती चलेंगे, आपके ऊपर कोई भी रिएक्शन को याद करने का बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन से, क्लियर है। अब एल्केन से अगर स्टार्ट करना है तो वहीं पर हेडिंग हो जाएगी आप सभी लोगों की एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे चलो जरा देख लेते हैं एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने का तरीका, ठीक। पहले अगर आपके पास, देखिए बेटे, आपके पास में क्या है, एल्केन है, यानी ये RH है, ठीक। आपने इसकी रिएक्शन करा दी हेलोजन से, यहाँ पर हेलोजन लिया, तो हेलोजन लेकर के ये X जब है टूटेगा तो X और X में आ जाता फ्री रेडिकल में, यहाँ पर आ जाएगा ये RH और बाहर क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलो करता है ये कौन सी मैकेनिज्म है, FRS है। कौन सी मैकेनिज्म है बोलो यार, FRS मैकेनिज्म। अब ये FRS मैकेनिज्म है, FRS मैकेनिज्म जो होती है इसको हम पूरा बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, मैं बता दूं, हेल्पर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी, हेल्पर की प्रेजेंस में, ठीक। अब ये हेल्पर क्या है, जैसे देखो यार, आपने देखा होगा एक ट्रक ड्राइवर होता है और एक उसके साथ सपोर्ट में होता है। जैसे मान लो दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक जाता है किसी को अप्रोच करने तो दूसरा सपोर्ट करता है। तो H से क्या हो जाएगा यहाँ पर, H से देखो यार हीट, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, हाई टेम्परेचर। E रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहीं पर L जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद P जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, पेरोक्साइड को, ठीक है। पेरोक्साइड यानी कैसा पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ER जो है ये मैं बता दूं, ER जो बोला जा रहा है ये ER क्या है, एक्सटर्नल रेडिकल है, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा बोलो यार, एक्सटर्नल रेडिकल हो जाएगा। समझ में आई बात, यानी ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या कराते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, FRS कराते हैं, ठीक है। अब FRS कराते हैं तो FRS जब हम बात करते हैं तो FRS में एक चीज़ देखिएगा बेटा, FRS में कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे, FRS में जो रिएक्शन फॉलो करेंगे, क्योंकि FRS में तो कई सारी रिएक्शन आ जाएंगे, FRS में जो मेन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर जो कहलाएगी वो हो जाती है हेलोजिनेशन, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्लियर, समझ गए। यानी जब एल्केन की रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म कौन सी होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन बोलो यार, हेलोजिनेशन। तब हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलता है। हमेशा FRS किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी हेल्प से होगा बोलो यार, हेल्पर की हेल्प से। हेल्पर में H क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, L से लाइट, P से पेरोक्साइड, R से क्या, एक्सटर्नल रेडिकल। अब हेलोजिनेशन में अगर फ्लोरीन लिया तो क्या कहलाएगा, फ्लोरीनेशन। अगर क्लोरीन लिया तो क्या हो गया, क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन लिया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। और अगर आयोडीन लिया तो क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन। अब देखो यार, इन चारों में से हम इसे प्रिफर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लोरिनेशन जो होता है ये काफ़ी हाईली, अगर देखा जाए तो एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम एल्केन का फ्लोरिनेशन कराते हैं तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही हो, यानी कि एक्सोथर्मिक है, तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट का रिलीज होना। अगर हीट रिलीज हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इसीलिए फ्लोरिनेशन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि यह फ्लोरिनेशन जनरली एल्केन्स का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैसी हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एल्केन की प्रिपरेशन, एल्केन से एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, यानी कौन सा, हेलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन है। और ये सारी के सारी रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ठीक, यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसकी हेल्प लेता है, हेल्पर की, मैंने बताया है आपको। तो अब यहाँ पर जब कभी भी हेलोजिनेशन यानी कि एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन से हो इन प्रेजेंस ऑफ हेल्पर, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरीनेशन। ठीक है, अगर ब्रोमीन की प्रेजेंस लेता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आयोडीन लिया गया तो क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपके रिएक्शन है। अब मैं बता दूं यहीं पर कि जब कभी भी क्लोरीनेशन हो, यानी Cl2 की रिएक्शन जब होती है, यानी Cl2 लेते हैं, तो रिएक्शन का नाम आपको पता चल गया, क्या हो जाएगा, सभी बोलो, क्लोरीनेशन। ठीक, क्लोरीनेशन के बाद ये अगर आप देखते हो तो जो क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीन की रिएक्शन होती है एल्केन के साथ, ये कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव और लेस सेलेक्टिव। मोर रिएक्टिव, उसके बाद में क्या हो जाएगा, लेस सेलेक्टिव हो जाता है। क्लियर है, मोर रिएक्टिव, लेस सेलेक्टिव। Br2 से जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो यार, यही होता है तुम्हारा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जब होता है तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, ये कैसा हो जाएगा बोलो यार, मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव, लेस रिएक्टिव। इन दोनों का मतलब अभी समझिएगा, क्लोरीन की रिएक्शन जब एल्केन से होगी तो इसे मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन वहाँ पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिप्लेस करेगा ही करेगा। लेकिन ब्रोमीन जो है, ये मैंने बोला कि ब्रोमीन कैसा है, मोर सेलेक्टिव है। तो यह सेलेक्ट किसको करेगा, अगर मोर सेलेक्टिव की बात आए तो मोर सेलेक्टिव का मतलब हो जाएगा इट सेलेक्ट द मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन। अब मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन का मीनिंग क्या आ जाएगा कि सबसे तेजी से रिएक्ट करने वाला, यानी सबसे तेजी से रिएक्ट करने वाला हाइड्रोजन कौन सा है, 3 डिग्री, फिर कौन सा है 2 डिग्री, और फिर कौन सा है यार 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यानी जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, अगर कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वो तुरंत क्या करेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस करेगा। अगर 3 डिग्री नहीं है, वहाँ पर 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो क्या इन दोनों में से किसको निकालना प्रेफर करेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन को, यानी 1 डिग्री को सबसे लास्ट में प्रेफर करता है। तो अभी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे समझ लो कि जब आप कभी पार्टी में जाते होगे तो पार्टी में आपको 2 तरीके के लोग दिखते होंगे। एक तो वो
जो एक लाइन से खाना शुरू करते हो लास्ट तक जितना होता सब निपटाते जाते हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अपना एक बार चालू किया तो फिर जब तक सारे आइटम नहीं निपटा लिए तब तक वो चैन नहीं लेते। दूसरे वो लोग होते जो चारों तरफ एक बार घूम के देख लिया कि क्या क्या अच्छा है, वहाँ पर चूजी किस्म के थोड़ा सा होते हैं, पूरा घूम लिया और जब देखा उसमें अच्छा हाँ ये आइटम बढ़िया, चलो ये खा लेते हैं, फिर ये आइटम बढ़िया, चलो ये खा लेते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सेलेक्टिव किस्म के होते हैं। तो ब्रोमिनेशन भी कैसा होता है, यानी ब्रोमीन भी कैसा होता है, एक सिलेक्टिव किस्म का होता है, ठीक है। क्लोरीन भी जो है वो कैसा है, एक सिलेक्टिव किस्म का, यानी कि क्लोरीन जो है वो रिएक्टिव है, ब्रोमीन कैसा है, सिलेक्टिव है। तो अब हम आपको जब रिएक्शन देंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है मोर रिएक्टिव का और क्या मतलब होता है मोर सिलेक्टिव का, ठीक है। तो चलिए जरा यहीं पर एग्जाम्पल करते हैं पहले क्लोरीन का, क्लोरीनेशन का। तो चलो जरा देख लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपने ले लिया एल्केन और ये ले लिया क्लोरीन, इनमें से एक फैक्टर ले लो और वो क्या है, हेल्पर है। तो जब हेल्पर लिया तो आपको पता है कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन जो है ये होमोलिटिकली टूटेगा, और होमोलिटिकली टूटने का मतलब है ये जाएगा तुम्हारा क्लोरीन फ्री रेडिकल में और ये तुम्हारा किसमें चला जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल में। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल गया और यहाँ पर अटैक किया, इसमें भी क्या हो गया, होमोलिसिस हो गया। अब एल्किल ग्रुप जो है वो अलग हो गया और ये H फ्री रेडिकल Cl के साथ मिलकर के बाहर क्या बना लिया, HCl बना लिया। अब ये वाला फ्री रेडिकल बचा और ये वाला फ्री रेडिकल बच गया, दोनों आमने सामने आ गए, दोनों के ऑड इलेक्ट्रॉन मिल करके किस में आ गए, इवन में, यानी कि वो बन गया क्या, बॉन्ड बन गया, ठीक, एल्किल हैलाइड हो गया। तो इसी रिएक्शन को अब हम जरा केमिकल कंपाउंड्स बदल बदल के करते हैं। तो चलो जरा देख लेते हैं भाई। मैंने पहला ले लिया आपके सामने छोटा सा बिल्कुल CH3H, ये पता है ना क्या होता है, सभी को मालूम होगा, पढ़े लिखे हैं भाई, मीथेन होता है। इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन से और यहाँ पर ले लिया क्या, लाइट। एक मिनट के लिए देखना, इस मीथेन में जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी कैसे हैं, देखा जाए तो एक प्रकार से इक्वल है। तो क्लोरीन इनमें से सभी हाइड्रोजन को बारी बारी से निकालता चला जाएगा, यानी पहला हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl। दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। तीसरा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CHCl3। और चौथा जब निकला तो क्या बन गया, बोलो यार, CCl4। यानी ये जो बना ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स, क्लियर है ना। अब ये मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स जो बना, मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स बना, ये पहला क्या है, क्लोरोमीथेन है, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफॉर्म हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ। तो यहाँ पर देखा ना कि क्लोरीन कैसा मोर रिएक्टिव है, उसको मतलब नहीं है वहाँ पर कैसे हाइड्रोजन है, कितने हैं। अब जरा यहीं पर देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, CH3, सबको पता है क्या होता है, ये होता है इथेन, क्लियर है ना, इथेन है। और ये इसकी रिएक्शन आपने करा दी क्लोरीन से, लाइट ले लिया। अब ये रिएक्शन दो तरीके से है, जब ये एक्सेस में लिया जाए और ये लिमिटेड लिया जाए। जब ये लिमिटेड लेंगे और ये एक्सेस में ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बाहर क्या निकल गया, HCl, और ये आ जाएगा क्या, एथिल क्लोराइड CH2C। लेकिन अगर यही मैं इस कंडीशन जो है ये मैं पलट दूं थोड़ा सा, कैसे पलट दें, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, मैं इसको एक्सेस में ना लेकर के कैसा ले लूं, लिमिटेड ले लूं भाई। और ये जो क्लोरीन मैंने लिया है अब ये किस में ले लें, ये ले लें हम एक्सेस में, राइट। तो जैसे हम ये एक्सेस में ले लेंगे तो एक्सेस में लेने पर ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स को बाहर कर देगा, ठीक है ना। यानी 6 मोल ले लिया, सारे हाइड्रोजन बाहर चले गए, क्या बन गए, C2Cl6, बाहर क्या हो जाएगा बोलो, 2 मोल HCl, क्लियर हो गया ना। C2Cl6 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा क्लोरोइथेन, ठीक है ना, हेक्सा क्लोरोइथेन, या इसी को एक नाम और दिया जाता है आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल कैम्फर कहते हैं इसको। अभी बताओ, आर्टिफिशियल कैम्फर यानी कृत्रिम कपूर होता है, जलाते हो ना आप लोग, ठीक है। तो यही आर्टिफिशियल कैम्फर। अब आप देख रहे हो एक बार इसे अच्छा अब यहीं पर अगर पूछा जाए तुमसे कि इन दोनों में से हम जनरली किसको मानेंगे,
तो ये वाली रिएक्शन जो है ये जनरली मानते हैं, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है कि कौन एक्सेस में है कौन लिमिटेड है, तो हम हमेशा इथेन को ही एक्सेस में मान करके चलते हैं और क्लोरीन को ही लिमिटेड मान करके चलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे वहीं पर अगली रिएक्शन जो हम करते हैं वो देखो कौन सी करने जा रहे हैं। यहाँ पर आ गए CH3 CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, क्लियर है ना। इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 से, यहाँ ले ली लाइट। अब ये वाला देखा जाए तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये वाला कैसा कार्बन हो गया 2 डिग्री हो गया क्योंकि 2 कार्बन एक्स्ट्रा जुड़े हुए। क्लोरीन क्या करेगा, दोनों से हाइड्रोजन निकाल देगा, 1 डिग्री से भी और 2 डिग्री से, तो इन दोनों में से किसी एक से आप निकाल सकते हो। तो चलो जरा, पहले 2 डिग्री से जब हाइड्रोजन निकाला तो प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CH Cl और ये आ गया क्या CH3। अच्छा, दूसरा वहीं पर अगर देखते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपके सामने है CH3 CH2 CH2 और ये हो गया क्या Cl। क्लियर हो गया ना, याद रखिएगा इसको। तो ये प्रोपेन का क्लोरीनेशन हो गया। प्रोपेन के क्लोरीनेशन में आपने देखा कि 2 डिग्री से क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और 1 डिग्री से किया। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन ये था, मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि इन विच मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन, यानी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसका प्रोपेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन, तीसरा है नियोपेंटेन, चौथा है एन-पेंटेन। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा मोनोक्लोरीनेटेड यानी एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। देखिए, प्रोपेन तो पहले ही गलत हो गया, ऊपर ही रिएक्शन लिखी हुई है, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आइसोब्यूटेन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये आपके सामने देखिए फॉर्मूला है आइसोब्यूटेन का, CH3 CH CH3 CH2। तो देखो यार, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये कैसा है 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जरा नियोपेंटेन पर नज़र डालिएगा। नियोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH3, ये आ गया CH3 और ये कैसा हो गया CH3 हो गया। इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। ये भी 1 डिग्री आपको दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री दिख रहा है और ये भी 1 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पर तो सारे 1 डिग्री हैं, तो इनमें से किसी एक ही कार्बन से तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ना, यानी कितना प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बोलो यार, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन हमेशा मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट देगा हम। क्लियर हो गया ना। तो चलिए यहीं पर अब हम लोग देखते हैं अगली जो रिएक्शन है वो है क्या, ब्रोमिनेशन की। ठीक है ना। तो जब ब्रोमिनेशन की बात आती है तो ब्रोमिनेशन जरा कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ब्रोमिनेशन में पहले नंबर पर जब देखते हो तो ब्रोमिनेशन के बारे में आपको मैंने बताया है कि ब्रोमिनेशन में हमेशा हम लोग देखते हैं कि Br2 से रिएक्शन होती है और यह कैसा होता है, मोर सेलेक्टिव होता है। मोर सेलेक्टिव होता है। मोर सेलेक्टिव का मतलब है इट सेलेक्ट दैट हाइड्रोजन विच इज़ वेरी रिएक्टिव, यानी वो उस हाइड्रोजन को बाहर निकालता है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन मैंने बताया आपको। अगर आप हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है,
और फिर कैसा होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन दिया छोटा सा, CH3 CH2 और ये आ जाएगा CH3। आपने ले लिया यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दी, ठीक है ना। कंडीशन हेल्पर में से कोई सा, तो चलो मैंने हेल्पर में से क्या ले लिया, लाइट ले लिया। अब ये हाइड्रोजन कैसा है, 1 डिग्री है। ये हाइड्रोजन कैसा है, 1 डिग्री है, यानी कार्बन 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी कैसा होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। जो बीच वाला आपको कार्बन दिख रहा है वो बीच वाला कार्बन कैसा हो गया, मालूम होना चाहिए कैसा है, 2 डिग्री है, ठीक है। ब्रोमीन अब किस हाइड्रोजन को निकालना पसंद करेगा, यहाँ पर एक ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया, दूसरा ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया। किस हाइड्रोजन को, 2 डिग्री वाले या 1 डिग्री वाले को, तो किसको निकालना पसंद करेगा, यहाँ पर 2 डिग्री वाले को। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो यार, CH3 CH, ये हो गया Br और ये हो जाएगा कैसा, CH3। क्लियर हो गया ना। यहीं पर एक रिएक्शन हम और आपको दे रहे हैं, CH3 CH CH3 और ये हो गया CH3 आइसोब्यूटेन। आपने ले लिया ब्रोमीन, कंडीशन हेल्पर में से एक लाइट ले लिया, ये टूटेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल में और ये टूटेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल में, टूट गया। अब ये वाला कार्बन 1 डिग्री तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। लेकिन ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री है तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो रिप्लेस करने पर कैसा हो जाएगा, ये चला जाएगा HBr, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3 C, ये आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ गया CH3 और इस जगह पर ये लग गया क्या, बोलो यार, ब्रोमीन लग गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा ब्रोमीन किसको सेलेक्ट कर रहा है, जो रिएक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई ब्रोमिनेशन। अब एक रिएक्शन आप लोग करके देखिए, ठीक है। मान लो ये आपके सामने है यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से ये लगा हुआ मेथिल ग्रुप, इसकी रिएक्शन आपने करा दी ब्रोमीन से, कंडीशन वही ले ली HNu की। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से सभी लोग। तो देखो यार क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपने ये लिया, कंपाउंड आपके सामने है, ठीक, ये हो गया क्या, CH3, ठीक। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये कैसा कार्बन हो गया, यहाँ 3 डिग्री। जब रिएक्शन आपने कराई ब्रोमीन से, लाइट ले लिया, तो लाइट लेने पर अब देखो ये फिर से टूटा किसमें, ब्रोमीन फ्री रेडिकल में, और किसमें टूट गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल में। ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन को ये साथ लेकर के चला जाए, बाहर क्या निकल गया, HBr निकल गया। जब HBr निकला तो ये ब्रोमीन जा करके जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये तुम्हारे सामने है, ठीक, इस तरीके से ये देख लो भैया, ये आ गया क्या यहाँ पर, सॉरी ये तुम्हारे सामने जो है ये बेंजीन नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, CH3 और ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। समझ गया ना, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन की जगह अब ये रिप्लेस होकर के क्या आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, ठीक, ये प्रोडक्ट बन गया। जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है क्या, आयोडीनेशन। कौन सी आती है बोलो यार, आयोडीनेशन रिएक्शन आती है। अब आयोडीनेशन जो होती है, आयोडीनेशन रिएक्शन कैसे, RH की रिएक्शन आपने कराई I2 से, I2 अपने आप रिएक्शन कर लेगा क्योंकि बहुत आसानी से टूट जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ले लेगा साथ, जैसे ही हाइड्रोजन इसको लिया, बाहर क्या बन जाएगा, ये HI बन जाएगा, और ये यहाँ पर क्या लग जाएगा बोलो, RI लग जाता है, लग गया ना। अब देखो यार इस प्रोडक्ट में जो HI है ना, यह रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत इस रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्सिबल बना देता है। अगर हमें रिएक्शन को यहीं पर रोकना है तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, वी प्रिफर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like HiO3, HNO3, राइट, HGO एक्सेट्रा। हालांकि यही 3 यूज किए जाते हैं मेनली, ठीक है ना, टू मेक
रिएक्शन इरिवर्सिबल। रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने में इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रोल होता है। कैसे? अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हम कराएं? बोलो यार, हम कराएं HiO3 की प्रेजेंस में। तो देखो, जैसे ही यह HI बनेगा, यहाँ पे जैसे HI बन रहा है, तो इसको हटाने के लिए कोई भी एजेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने HI ले लिया है, तो ये सिंपली बन जाएगा क्या? RI। रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई। कैसे हुई? जो HI बना वो HI कर गया रिएक्शन किसके साथ में? HiO3 के साथ में, ठीक है। रिएक्शन करके ये बना लेगा I2 और H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, जो HI बना उसको I2 के फॉर्म में बाहर किसने कर दिया? इस HiO3 ने। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपने देखा क्लोरीनेशन, जो मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव होता है। फिर देखा ब्रोमिनेशन, जो मोर सेलेक्टिव होता है, यानी वो किसे सेलेक्ट करता है? हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन को। फिर तीसरा आता है आयोडीनेशन, जिसमें रिएक्शन HI की वजह से कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये इसको क्या बना देते हैं? बोलो यार, ये इसको कैसा? इरिवर्सिबल बना देते हैं, HI को I2 के फॉर्म में बाहर करके, ठीक। तो ये एल्केन से प्रिपरेशन आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है ना। चलिए।